सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मजेदार पाठ, लेकिन उससे पहले आप बताइए मुझे जरा एक बात। आप लोगों को भी मुझे लगता है कि घूमना तो पसंद होगा, है या नहीं? पसंद है ना? तो आप ये बताइए कि हाल ही में आप कौन सी जगह घूम कर आए हैं? क्या आप उसके बारे में मुझे बताना चाहेंगे, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आप और कौन सी जगह घूमना पसंद करेंगे? आप कहाँ घूमना चाहेंगे? तो जहां आप घूमना चाहते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही ना। आखिर आप क्यों वहां पर घूमना चाहते हैं? वहां की कौन सी चीज ऐसी है जो आपको बहुत अधिक पसंद है? अब आप सोचिए, जहां आप घूमना चाहते हैं, अगर उस जगह का पूरा विवरण आपके सामने इस तरह से कर दिया जाए कि आपको घर बैठे बैठे ही लगे कि आप तो घूम कर आ गए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? यही तो है यात्रा वृतांत। और आज हम ऐसे ही एक यात्रा वृतांत के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार ये जान लेते हैं कि यात्रा वृतांत कहते किसे हैं। यात्रा वृतांत अर्थात यात्रा साहित्य गद्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। यात्रा वृतांत के द्वारा अपनी यात्रा में प्राप्त किए गए आनंद और ज्ञान को पाठकों तक पहुंचाना ही लेखक का लक्ष्य होता है। यानी आप कहीं पर घूम कर आए और आपने अपने उसी अनुभव को, उसी आनंद को दूसरों के सामने भी प्रस्तुत कर दिया अपने विवरण के माध्यम से, तो यह बन गया यात्रा वृतांत। ऐसा ही एक यात्रा वृतांत हम आज पढ़ेंगे जो मधु कांकरिया जी ने लिखा है। क्योंकि एक ओर तो है शांति का प्रतीक और दूसरी ओर युद्ध का आधार। इन दोनों के बीच में पिसती है प्रकृति, मारती दहाड़। इसी बात को प्रस्तुत करता है ये पाठ, बुद्ध, बारूद और पहाड़। तो चलिए हम इस पाठ के सार को बड़े ध्यान से समझें और जानें कि मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में क्या क्या बताने का प्रयास किया। तो इस पाठ में उन्होंने उत्तर भारत के लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेह लद्दाख कहाँ है? आप ये देख पा रहे होंगे इस नक्शे के अंदर। भारत के उत्तर भारत में यह लेह लद्दाख क्षेत्र है जो कि इस समय केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यहाँ का और यहाँ जो हिमालय की वादियां हैं उस क्षेत्र का चित्रण यहाँ लेखिका ने किया है। लेखिका वहाँ के धर्म, संस्कृति और भाषा संबंधी जानकारी को भी हमारे साथ साझा करती है। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान व 1962 में चीनी युद्ध में भारत की विवश स्थिति पर भी वह प्रकाश डालती हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। उसमें भारत की कैसी विवश स्थिति थी और क्यों थी, इस पर भी लेखिका ने यहाँ प्रकाश डाला है। तो इस पाठ की शुरुआत लेखिका कैसे करती हैं? लेखिका सिंधु नदी को हमारे साझे इतिहास और संस्कृति की गवाह मानती हुई कहती हैं। वह ये कहती है कि सिंधु नदी तब भी बह रही थी और अब भी, तो यह साक्षी है, गवाह है। मेरे मन की तरह कभी आवेग से तो कभी मंथर गति से उद्गम से संगम तक सुषमा बिखेरती दूधिया धार की तरह बह रही है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो ध्यान से समझने के लायक हैं। कभी आवेग से तो कभी मंथर गति से, यानी कभी कभी तो बहुत तेजी से ये नदी बहती है और कभी बहुत धीमी गति से बहती है। और यह अपने उत्पत्ति स्थल से, उद्गम मतलब उत्पत्ति स्थल से और जहां जाकर की यह समुद्र में मिलती है उसे कहते हैं संगम। तो वहां तक इसकी जो शोभा है वो बहुत ही निराली है। साथ ही साथ यहाँ लेखिका ने यह भी बताया कि इस यात्रा पर उनके साथ था उनका ड्राइवर धाबा, जिसका पूरा नाम है जालिन धाबा। उन्हें गाड़ी में बैठकर नीचे घूम लेने की सलाह देते हुए कहते हैं, वैसे रखा क्या है इन पहाड़ों पर? बहुत ही ध्यान से समझने लायक ये बात है।
कि यहाँ ड्राइवर कहता है कि वैसे रखा क्या है इन पहाड़ों पर, क्योंकि ड्राइवर के लिए ये पहाड़ कुछ विशेष आकर्षण नहीं रखते, क्योंकि वह इन्हें रोज देखता है और यहाँ उसे अपनी आजीविका कमानी है और इसीलिए प्रकृति की सुंदरता उसे नजर नहीं आ रही, उसकी ओर ड्राइवर का ध्यान नहीं जा रहा, अपितु उसका ध्यान कहाँ है, अपनी आजीविका कमाने पर। और साथ ही साथ अनेक प्रकार की विवशताएं उसके आड़े आ रही हैं। और धाबा के अनुसार हमारे किस काम के ये पहाड़, ना तो ऑक्सीजन देते हैं, ना रोजगार, खेती भी इन पर नहीं कर सकते, घर तो इन पर बन ही नहीं सकता। यह है धाबा का आक्रोश, उसकी पीड़ा। यहाँ वह अपनी विवशता को दर्शा रहा है, आक्रोश को व्यक्त कर रहा है कि इन पहाड़ों पर रहने के कारण उनका जीवन सुगम नहीं है, अभी तो बहुत ही कठिन है। लेखिका उसकी आंखों की विवशता की तुलना बाम्बी से सरसराते सांपों से करती है। जैसे बाम्बी में सांप धीरे धीरे बाहर निकलता है, ऐसे ही यहाँ ड्राइवर की आंखों से विवशता धीरे धीरे करके बाहर झलक रही है। और लेखिका महसूस करती है कि अपने सत्ते के प्रति समर्पित धाबा की सौंदर्य चेतना और सूक्ष्मता को जिंदगी की घिस घिस और भूख ने लील दिया था। मतलब वह अपनी जिंदगी को सही से जीने की जद्दोजहद में फंसकर इस सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहा कि प्रकृति कितनी सुंदर है। इस सत्य से वह वंचित रह रहा है, ना चाहते हुए भी। तो इसी बात की ओर लेखिका ने प्रकाश डाला और इसका कारण उसे बाद में पता चला था कि पिछले दिन ही एक युवती ने आजाद तिब्बत की मांग करते हुए खुद को तिब्बत में आग की लपटों के हवाले कर दिया था। तो कारण भी स्पष्ट हो गया कि एक युवती ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया था, आत्मदाह कर लिया था, और यही पीड़ा ड्राइवर के मन में बसी हुई थी, जिसकी वजह से वह वहां पर आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा, अपितु उसकी बातों में, उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा है। तो कैसा लग रहा है पाठ, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आपकी बारी है, आप जल्दी से जो अभी तक समझा उसके आधार पर जरा ये बताइए कि मधु कांकरिया ने उत्तर भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया है। पहचान गए होंगे आप, है ना? हिमालय, कश्मीर या हिमाचल? स्पष्ट रूप से पता चल रहा है हिमालय का। एक और प्रश्न भी पूछ लेते हैं, चलिए। लेखिका की संवेदना किसके प्रति नहीं है, गरीब व्यक्ति, मेहनती लोग या धनी वर्ग? यहाँ अभी तक जो चित्रण हुआ गरीबी और मेहनत करने वाले लोगों का हुआ, तो मतलब इनके साथ तो संवेदना है, तो बचा कौन? धनी वर्ग। यानी आप इस तरह से आप अपने आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं कि इस पाठ में आगे लेखिका ने क्या क्या बताया है। सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील व समुद्र स्तर से 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित जिले लद्दाख की बात भी की गई है। लद्दाख की ऊंचाई यहाँ स्पष्ट की गई कि समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है, जिसकी सीमा चीन और पाकिस्तान से मिलती है। इस लद्दाख की सीमा इधर तो मिल रही है पाकिस्तान से और इस तरफ मिलती है यह चीन से। और लेह की परंपरागत वेशभूषा गोचा, ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसी वेशभूषा है। वहाँ के मौसम, हॉल ऑफ फेम, मैग्नेटिक हिल, नानक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहिब, बौद्ध मठों व युवा मन के आक्रोश का भी खूबसूरती से चित्रण किया गया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस पाठ में इतना कुछ आने वाला है, बहुत ही मजेदार पाठ है। आप ध्यानपूर्वक बस समझते रहिए, ये सारी बातें आप जान जाएंगे। खूबसूरत घुमावदार रास्तों, अशोक के पेड़ों जैसे दिखने वाले यडपा के पेड़ों, यानी जो अशोक के पेड़ हैं उसकी तरह दिख रहे हैं। कौन से? यडपा के पेड़, जिससे वहां के मकान बनाए जाते हैं। वहां पर यडपा के पेड़ों की लकड़ी का अधिक प्रयोग होता है। सेब, अखरोट, खुबानी के पेड़ों और गेहूं के लहराते खेतों, पीठ पर बच्चा लादे खेत में काम करती लद्दाखी औरतों पर लेखिका का ध्यान गया है। जब लेखिका का ध्यान गया है तो उसने
यहाँ हमारा ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है। बीच बीच में आर्मी के जवान, आर्मी वैन, आर्मी की चौकियां भी दिखी। एक जगह लिखा था, यहाँ सैनिकों को चाय मुफ्त पिलाई जाती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि स्थानीय नागरिक आर्मी के लोगों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं और इसीलिए सैनिकों के लिए चाय की व्यवस्था भी वो मुफ्त में करते हैं। आगे देखते हैं। लद्दाख स्काउट रेजिडेंटल के भव्य प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा हुआ था, हमारा अनुशासन हमारी पहचान। यह तो आर्मी की पहचान है कि वे सदैव किस में रहते हैं, अनुशासन में। और यही उन्होंने अपना मोटो, अपना मूल मंत्र वहां प्रवेश द्वार पर भी लिख कर रखा हुआ था। बहुत अरसे तक बीहड़ से पड़े लद्दाख में लेह श्रीनगर हाईवे के बाद थोड़ी हरियाली भी नजर आई, क्योंकि वहां बहुत अधिक ठंड है। इतना कम तापमान है कि वहां अधिक कुछ उगता नहीं और इसलिए बीहड़ रहता है, सुनसान रहता है। लेकिन उस वीरान में, उस सुनसान में भी यहाँ थोड़ी सी हरियाली लेखिका को नजर आई। क्यों? क्योंकि वहाँ हाईवे के बाद वातावरण बदल गया। वहाँ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वहाँ भी वनस्पतियां उगने लगी। लद्दाख में 4 महीने अक्टूबर से जनवरी तक इतनी भयंकर ठंड रहती है कि बर्फ गिरती है कि जनजीवन एकदम ठप पड़ जाता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, यातायात और टूरिज्म ठप हो जाता है। तो बहुत अधिक ठंड का यह प्रभाव है जो वहां पर देखने को मिलता है। और ठंड के 4 महीने जब झील, नदी और तालाब सब बर्फ बन जाते हैं, तब प्रौढ़ लद्दाखी जमकर पूजा पाठ करते हैं। तो नई उम्र के युवा आइस हॉकी खेलते हैं। आपने देखा होगा लोगों को हॉकी खेलते हुए, स्केटिंग करते हुए, जो किस पर होती है, बर्फ पर। तो जब वहाँ झील ही बर्फ का रूप ले लेती है तो वहाँ के युवा वर्ग के लोग आइस हॉकी करते हैं। और प्रौढ़ यानी बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल पाते, तो अपना समय किस में व्यतीत करते हैं, पूजा पाठ में। तो इस प्रकार मजेदार तरीके से पाठ आगे चलेगा, लेकिन बाकी का भाग हम पढ़ेंगे अगले भाग में। उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य आप स्वयं करिए और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।